आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक के बारे में, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसे घुटना प्रत्यारोपण कहा जाता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को लेके पेशेंट्स के बीच में कई तरह के सवाल और कई तरह की धारणाएं हैं कि जैसे ये सर्जरी होती क्या है, इसमें क्या करा जाता है, किसको ये सर्जरी कब करानी चाहिए, इस सर्जरी में क्या करा जाएगा, इस सर्जरी का क्या खर्चा आएगा, इसका सक्सेस रेट कितना है, इस सर्जरी के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे सारे सवालों के आपके जवाब दे पाऊँ। तो अगर आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सबको दूर कर सकूं। हाय, मैं डॉक्टर शिवांशु मित्तल हूँ। मैं एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नी आर्थराइटिस होता क्या है? नी आर्थराइटिस समझने के लिए हमें पहले नॉर्मल घुटने की एनाटॉमी को समझना पड़ेगा। तो हमारा जो बेसिकली घुटना है वो 3 हड्डियों से बना है। ऊपर की हड्डी को हम कहते हैं फीमर, नीचे की हड्डी को कहा जाता है टिबिया, और इसके सामने एक आती है घुटने की कटोरी जिसे हम कहते हैं पटेल्ला। इसके अंदर हमारे लिगामेंट्स और वॉशर्स आती हैं। अब आप ये जो नीली परत देख रहे हैं इसे हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये आमतौर पे जो कार्टिलेज होता है ये बहुत ही स्मूथ और चिकना सरफेस होता है। इसकी वजह से ये होता है कि जब हम घुटने का मूवमेंट करते हैं तो उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता। ये जो मूवमेंट है बहुत स्मूथ होता है बिना दर्द के। अब उम्र के साथ साथ नी आर्थराइटिस में ये हो जाता है कि जो चिकनी परत होती है इसमें उम्र के साथ साथ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली गैप आने शुरू हो जाते हैं और एक घिसना शुरू हो जाता है। इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं, स्टेज 1 टू स्टेज 4, जो डिफाइन करता है कि हमारा नी कितना अंदर से घिस चुका है। अब जैसे अगर हम इसको अर्ली आर्थराइटिस मान लेते हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि बीच में इसमें जो नीलापन है वो कम होता जा रहा है। जो उम्र के साथ साथ जैसे जैसे हमारा आर्थराइटिस बढ़ता रहता है, ये गड्ढे होना और सूजन आना इसमें घुटने में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमारी ये जो परत है ये और घिसनी शुरू हो जाती है। जब ये परत इतनी ज़्यादा घिस चुकी होती है और ये दोनों हड्डियाँ आपस में अपना मूवमेंट करती हैं, टकराती हैं एक दूसरे से, उसी कारण से हमारे घुटने में दर्द, सूजन और आवाज़ उत्पन्न होती है। बेसिकली जो हम घुटना बदलते हैं, नी रिप्लेसमेंट जिसे घुटना प्रत्यारोपण कहा जाता है, वो घुटना पूरा बदलना नहीं होता है। तो बेसिकली हम नी रिप्लेसमेंट में क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी नीली रंग की आर्टिकुलर कार्टिलेज वाली परत थी जो कि डैमेज हो चुकी है, वही हम इसमें रिप्लेस करते हैं। तो ये आपकी फीमर में इसकी परत आ चुकी है, ये नीचे टिबिया की परत है, और बीच में हम एक पॉली डालते हैं। ये पॉलीइथिलीन होती है जो कि बेसिकली आपके वॉशर्स को रिप्लेस करती है। तो यही परत जो हमारी डैमेज हो चुकी होती है उसे हम कट करके इसमें आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगाते हैं। तो ये होती है आपकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। नी आर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि एक पेशेंट की घुटने की स्टेजिंग कौन सी है। एक नी आर्थराइटिस की स्टेजिंग करने के लिए हमको बहुत सिंपल सा बस एक घुटने का एक्सरे कराना होता है। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3, 4। 1 मतलब माइल्ड, 4 मतलब बहुत सीवियर आर्थराइटिस। जो पेशेंट कैटेगरी 1 या स्टेज 1 में आता है उसको इनिशियली ट्रीटमेंट के फॉर्म में थोड़े दिनों के लिए पेन की मेडिसिन देना, आइस पैक लगाना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें आता है कि पेशेंट आलती पालती मार के ज़मीन पे ना बैठे, वेस्टर्न टॉयलेट का ही इस्तेमाल करे, स्ट्रेस अवॉइड करे। तीसरा आता है फिजियोथेरेपी करना, जिसमें हम घुटने की मसल्स, आपकी जो थाई की और काफ की मसल्स होती है, उनकी पावर बढ़ाने की एक्सरसाइज सिखाते हैं। किसी पेशेंट को इन सब चीज़ों से अगर लाभ नहीं आता है तो हम पेशेंट्स को घुटने के अंदर के ग्रीस बढ़ाने की मेडिसिन एडवाइस करते हैं। जिन पेशेंट्स का इनसे रिस्पॉन्स आना शुरू होता है तो हम मेडिसिन्स कम करके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और फिजियोथेरेपी ही फोकस करते हैं। जिन पेशेंट्स का ये चीज़ करने के बावजूद रिस्पॉन्स नहीं आ पाता है तो हम घुटने के अंदर इंजेक्शंस का एडवाइस करते हैं। घुटने के जो इंजेक्शन होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी में स्टेरॉयड दिया जाता है, किसी में ग्रीस बढ़ाने वाली दवाई दी जाती है। बट ये सारे ऑप्शंस जो हैं हमारे इंजेक्शंस के भी, वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हर इंजेक्शन के इफेक्ट का एक टाइम ड्यूरेशन डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल, अगर हम नी के अंदर एक स्टेरॉयड का इंजेक्शन देते हैं, उसका जो मैक्सिमम असर है वो उम्मीद करते हैं कि 3 महीने तक रहेगा। अगर हम कोई ग्रीस वाला इंजेक्शन देते हैं, उसका असर हम उम्मीद करते हैं कि पेशेंट में 6 महीने तक का उसका असर हो सकता है। जिन पेशेंट्स की आर्थराइटिस स्टेज 2 के ऊपर की है, स्टेज 3 या स्टेज 4 की है,
उसमें हम ये सारे ऑप्शन से कंप्लीट रेमिशन की उम्मीद नहीं करते हैं। ऐसे में ही हम पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट का सुझाव करते हैं। नी रिप्लेसमेंट हमें कब करवाना चाहिए? जैसा भी हमने डिस्कस करा था कि नी ट्रीटमेंट के, नी आर्थराइटिस के अर्ली स्टेजेस के हमारे पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। अब अगर आप ये सब 3 से 6 महीने तक कर चुके हैं बट आपकी लाइफस्टाइल में या आपके पेन में कोई चेंजेस नहीं आ पाए हैं, आप हफ्ते के 4-5 डेज़ तक आप पेन की मेडिसिन खा रहे हो, या आपका पेन इतना सीवियर है कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आप अपना वेट रिड्यूस करके देख चुके हैं बट उससे भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, आपने अपने घुटने में इंजेक्शंस भी लगवा लिए हैं बट उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया, और आपका पेन अब इतना सीवियर हो चुका है कि हमारी जो रोज़ की एक्टिविटी की डेली लिविंग होती है, आप उस पर अपने परिवार वालों पर निर्भर हो चुके हैं। अगर आपके ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको सीरियसली अपने नी रिप्लेसमेंट करवाने के बारे में विचार करना चाहिए। अक्सर पेशेंट ये पूछते हैं कि सर अगर हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ना कराएं तो क्या होगा? देखिए, आपको ये समझना है कि एक पेशेंट का घुटने की आर्थराइटिस अगर इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि उनको दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो अपने घर के अंदर ही घूमना फिरना बंद कर दें, तो एक पेशेंट अक्सर ज़्यादातर समय अपना बैठे हुए व्यतीत करता है। अब इससे क्या होता है कि हमारे जो घुटने के आसपास की मांसपेशियाँ और जो हड्डियाँ हैं, पहली बात तो वो कमज़ोर हो रही हैं। दूसरी बात, घुटने में जो टेढ़ापन बढ़ता जाता है समय के साथ साथ, उससे हमारी हड्डी में फ्रैक्चर होने का भी खतरा होता है। अब ऐसा पेशेंट अगर काफ़ी समय व्यतीत करने के बाद हमारे पास सर्जरी कराने आता है, तो इसमें ये होता है कि हमें एक तो नॉर्मल सामान के साथ साथ कंस्ट्रेंट सामान या एक्सटेंडर इसमें डालना पड़ता है। उससे 2 असर होते हैं। पहला ये कि जो नॉर्मल रिकवरी का समय होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा बढ़ जाता है। दूसरा, क्योंकि हमें इसमें एक्स्ट्रा सामान डालना पड़ा है तो आपके सर्जरी की कॉस्ट भी इसमें बढ़ जाती है। इसलिए एडवाइस यही होती है कि सही समय रहते आपको सही इलाज अपना ले लेना चाहिए। अक्सर हमें पेशेंट्स आके ओपीडी में पूछते हैं कि सर हमारे शरीर में जो नी रिप्लेसमेंट्स का सामान डलने वाला है वो होता कैसा है, वो दिखता कैसा है। तो आज मैं आपको एक नी का मॉडल दिखाऊंगा। ये है एक गोल्ड नी का सैंपल। ये एक्चुअल इम्प्लांट है जो हमारे शरीर में डाला जाता है। ऊपर का हिस्सा जो है ये फीमर में डाला जाता है। ये बीच का हिस्सा होता है जो पॉलीथिलीन होती है, ये बीच में हमारे वॉशर को रिप्लेस करती है, और ये नीचे का हिस्सा हमारे नीचे वाली बोन टिबिया में डाला जाता है। तो ये तीनों कंपोनेंट होते हैं हमारे नी रिप्लेसमेंट के पार्ट्स। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के क्या प्रोसेस होता है, इसको समझने के लिए हम इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं: सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद। जब एक ऑर्थोपेडिक सर्जन आपकी सिम्टम्स, आपके टेस्ट के बाद आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की एडवाइस करता है, तो पहला प्रोसीजर यही होता है कि हम आपके रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं, आपका हम हार्ट का चेकअप कराते हैं, आपकी एनेस्थीसिया का चेकअप होता है। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो वो बीमारी आपकी कंट्रोल में है या नहीं है, एक उसका ऑब्जर्वेशन करा जाता है। और जब ये सब ठीक हो जाता है तो पेशेंट को एडमिट करा जाता है। इससे पहले का जो पेशेंट का रोल है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पेशेंट की विलिंगनेस ही आपकी सर्जरी को सक्सेस करेगा। पेशेंट को ये समझना है कि हाँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं पहले जैसा अपना नॉर्मल काम कर सकता हूँ, मैं बाहर घूमने जा सकता हूँ, मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ। दूसरा रोल आता है पेशेंट के परिवार वालों का। पेशेंट के परिवार वालों को ना कि फाइनेंशियली बट इमोशनली और फिज़िकली भी सपोर्ट करना होगा। फिज़िकल कंपोनेंट्स में आता है घर पे कभी कभी हमें सर्टेन मॉडिफिकेशंस कराने पड़ जाते हैं, कि जैसा कि अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट है तो आपको या तो वेस्टर्न टॉयलेट का बंदोबस्त कराना पड़ेगा या आपको एक कमोड चेयर का यूज़ करना पड़ेगा। आपको बाथरूम के साइड पे एक हैंडल बार की व्यवस्था करानी पड़ेगी। अगर आप ऊपर वाले माले पे रहते हैं और वहाँ पे लिफ्ट का बंदोबस्त नहीं है तो आपको पेशेंट की अच्छे से फिज़िकल ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, ताकि एक पेशेंट अपना ऑपरेशन के बाद सीढ़ी का उपयोग कर सके। और तीसरा आता है फाइनेंशियल पार्ट, जिसमें डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सेटअप में अपना ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, कि पेशेंट कैश का है या पेशेंट इंश्योरेंस का है या कोई गवर्नमेंट स्कीम का है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे, जो कि ऑपरेशन और हॉस्पिटल स्टे का है। आमतौर पे 1 से 2 घंटे की सर्जरी का समय होता है। वो डिपेंड करता है कि हम आपके एक घुटना बदल रहे हैं, 2 घुटने बदल रहे हैं। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को शाम के आईसीयू में रखा जाता है और अगले दिन हम पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं।
पहले दिन का प्रोसेस ये होता है कि हम पेशेंट की घुटने की बेंडिंग करते हैं ड्रेसिंग चेंज करने के बाद, और उनको एक वॉकर के सहारे खड़ा करा जाता है। सेकेंड डे से हम पेशेंट को 2-3 कदम चलवाते हैं और चेयर पे बिठाने की कोशिश करते हैं। तीसरे दिन हम पेशेंट को कॉरिडोर में चलाना, वेस्टर्न टॉयलेट पे बिठाना और 1-2 कदम स्टेज पे चढ़ाने का प्रोसीजर करते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर डॉक्टर अपने फिजियोथेरेपिस्ट टीम के साथ करते हैं, जिसमें पेशेंट को और उनकी फैमिली को ट्रेन करा जाता है, क्योंकि इन सब के करने के सर्टेन स्टेप्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉकर यूज़ करने के सर्टेन रूल्स होते हैं। तो यही सब हम पेशेंट को और उनके परिवार वालों को समझाते हैं, ताकि डिस्चार्ज के बाद वो अपना घर पे भी यही सब नियमित रूप से करते रहें। आमतौर पे एक पेशेंट का स्टे सर्जरी के बाद 3 या 4 दिन का होता है। वो डिपेंड करता है कि उनका एक घुटना बदला गया है या 2 घुटने बदले गए हैं। अब हम आते हैं इसके तीसरे पार्ट पे, जो कि पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ है, यानी कि सर्जरी के बाद की प्रक्रिया। पेशेंट के डिस्चार्ज के समय हम एक वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगाते हैं, ताकि अपना पेशेंट जाके नहाने धोना कंटिन्यू कर सके। पेशेंट को जो हमने एक्सरसाइजेस सिखाई थी, जो अपना वॉकर से चलना सिखाया था, उसी के माध्यम पे पेशेंट अपना इंडिपेंडेंटली घर पे वॉशरूम जाना, चेयर पे बैठना, ये सब काम कर सकता है। अगर पेशेंट सक्षम है अपने आप एक्सरसाइज करने में, तो वो अपने आप करें, और अगर हमें लगता है कि पेशेंट अपने आप नहीं कर पाएंगे, तो उनको एक फिजियोथेरेपी की मदद लेनी पड़ेगी। फॉलोअप होता है पेशेंट का 2 हफ्ते के बाद, जबकि हम उनको पेशेंट को टाँके काटने के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद का फॉलोअप होता है 1 महीने पे। इस समय तक पेशेंट को अपनी एक्सरसाइज और वॉकर का इस्तेमाल कंटिन्यू रखना है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि वॉकर का इस्तेमाल आपको 6 हफ्ते तक करना होता है, क्योंकि सर्जरी के दौरान जो हमने आपके लिगामेंट्स ओपन करे थे, उनका शरीर में हीलिंग जो टाइम है, हड्डी से चिपकने का टाइम है, वो 6 हफ्ते का होता है। सर्जरी के बाद एक कॉमन क्वेश्चन इंसान का क्या होता है कि सर मैं रिकवर कब तक हो पाऊँगा। एक रूटीन केस में रिकवरी का जो हमारा एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन है, वो है 3 से 6 महीने का। अगर किसी पेशेंट ने अपनी सर्जरी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक डिले करी है, या कोई पेशेंट ओवरवेट है, या पेशेंट के घुटने का टेढ़ापन 20 डिग्री से ज़्यादा का है, या किसी को बीमारी है जैसे कि गठिया भाई की, या किसी के आर्थराइटिस के साथ साथ फ्रैक्चर भी जुड़ा हुआ था, अब ऐसे केसेस में जो रिकवरी का समय है वो 1 साल तक भी खिंच सकता है। सर्जरी के बाद हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों के बीच। सर्जरी की नॉर्मल रिकवरी के बाद एक पेशेंट अपना नॉर्मल तरीके से वॉक पे जाना, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ट्रैकिंग करना, स्विमिंग करना, सब तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हमारी तरफ से 2 ही चीज़ों की लिमिटेशन होती है, एक तो आलती पालती मार के ज़मीन पे बैठना, और दूसरा इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करना। आजकल के अवेलेबल डिज़ाइंस के हिसाब से ये करना भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। बस ये बात होती है कि जब हम घुटना इतना ज़्यादा मोड़ते हैं, तो हमारे जॉइंट के अंदर फोर्सेस क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं, तो हमने जो आपका आर्टिफिशियल इम्प्लांट डाला होता है उस पर स्ट्रेस बहुत पड़ता है। अब ताकि उसकी जो लाइफ स्पैन है, जो कि नॉर्मली 25 से 30 साल है, उसकी लाइफ कम ना हो, इसलिए हम पेशेंट्स को ये 2 एक्टिविटी करने के लिए मना करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि पेशेंट को ये एक्टिविटी पूरी ही तरीके से बंद करनी है। ऑन एंड ऑफ अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो कर सकते हैं, बट फोकस यही रहे कि वो ये 2 एक्टिविटी अवॉइड करें। तो हम डिस्कस करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट का सक्सेस रेट और जो हम नी इम्प्लांट डाल रहे हैं उसकी लाइफ स्पैन कितनी है। डॉक्यूमेंटेड डेटा ये सजेस्ट करता है कि नी रिप्लेसमेंट का जो सक्सेस रेट है वो 99% है। बाकी 100 में से 1 पेशेंट में हम उम्मीद करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन का, ऑल्दो सब तरीके के प्रिकॉशन लिए जाते हैं ताकि हम इसका रेट कम से कम रख सकें। दूसरा आता है नी के इम्प्लांट की लाइफ। आजकल के मॉडर्न डिज़ाइंस के हिसाब से जो एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन है एक नी इम्प्लांट की, वो है 25 से 30 साल की। इस लाइफ स्पैन को बरकरार रखने के लिए ही हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो 2 एक्टिविटी ना करें, जैसा कि हमने बताया था, आलती पालती मार के नीचे बैठना और इंडियन टॉयलेट का यूज़ करना। अब बात आती है नी रिप्लेसमेंट की प्राइसिंग की। क्योंकि गवर्नमेंट ने नी इम्प्लांट के ऊपर कैपिंग कर रखी है, अलग अलग डिज़ाइंस के जो रेट्स हैं वो आपके रेंज में पड़ जाते हैं 55,000 से 90,000 तक, मतलब 55 से 90,000 तक का। और टोटल सर्जरी की कॉस्ट डिपेंड करती है आप किस तरीके का अस्पताल चूज़ करते हैं अपनी सर्जरी कराने का।
आप मोटा मोटा मान के चलिए इसकी रेंज होती है 1 से 3 लाख तक की एक घुटने के लिए। तो जैसे कि लोग बोलते हैं कि कई बार हम ऑपरेशन कराने के बाद अपना घुटना नहीं मोड़ पाएंगे। देखिए, मैं आपको पहले ये समझा रहा था कि ऑपरेशन का एक नॉर्मल रिहैब प्रोटोकॉल ही ये कहता है कि हम ऑपरेशन के बाद से पहले ही दिन पेशेंट का घुटना मुड़वाना स्टार्ट करते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक पेशेंट की रिकवरी नहीं होती है। तो ये कहना कि पेशेंट घुटना नहीं मोड़ पाएगा, ये बात एकदम गलत है। हाँ, बट सर्टेन केसेस हैं कि जिसमें किसी कारण से पेशेंट की रिवीजन सर्जरी हुई है या किसी को बीमारी में जैसे गठिया बाई रोग होता है, उसमें पेशेंट के लिगामेंट्स इतने ख़राब हो जाते हैं कि हमको कंस्ट्रेंट सामान डालना पड़ता है, तब पेशेंट के घुटने के मूवमेंट का असर आता है। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा नहीं है। नॉर्मल घुटना इंसान का वैसे ही मुड़ता है ऑपरेशन के बाद जैसे कि पहले मुड़ता था। दूसरी धारणा लोगों के बीच में ये है कि हम नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ सकते। देखिए, नी रिप्लेसमेंट का पर्पस ये है कि हमने जो सामान डाला है वो आपका लाइफ टाइम एक ही बार चलता रहे। अब चौकड़ी मारने से ये होता है कि आपके जॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो पेशेंट को दर्द होने की संभावना होती है। आपको जो एक्टिविटी करनी है, जिस तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटी करनी है, जैसे कि फास्ट वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, स्विमिंग करना, ट्रैकिंग करना, रनिंग, जंपिंग, आप जो करना चाहे आप सब कर सकते हैं। हमारी तरफ से सिर्फ 2 हिदायतें हैं। एक कि आप चौकड़ी ना मारें, दूसरा आप इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल ना करें। हालांकि ऐसे थोड़े डिज़ाइंस हैं इम्प्लांट्स के जिसमें आप थोड़ा बहुत ये सब भी कर सकते हैं, बट फिर भी हमारी लास्ट में पेशेंट्स को एडवाइस सिर्फ यही 2 एक्टिविटीज़ को लेके होती है। तीसरी एक कॉमन धारणा कि हम सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, ये भी एकदम गलत बात है, क्योंकि जैसे मैंने आपको रिहैब प्रोटोकॉल समझा रहा था हम ट्राई यही करते हैं कि पेशेंट को छुट्टी करने से पहले, डिस्चार्ज करने से पहले हम पेशेंट्स को 1-2 कदम चढ़ाने की कोशिश करते हैं। स्टेयर्स अवॉइड करना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात है, बट उसको टोटली बंद नहीं करना होता है। एंड नी रिप्लेसमेंट के बाद डेफिनेटली किसी पेशेंट को जब ज़रूरत आती है तो वो अपनी सीढ़ी से उतरने चढ़ने की एक्टिविटी ज़रूर कर सकते हैं। एक और आम धारणा ये है कि नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद आपका दर्द नहीं जाएगा। देखिए, जो नॉर्मल रिकवरी का समय है नी रिप्लेसमेंट के बाद, वो आमतौर पे 3 से 6 महीने का है और किसी किसी पेशेंट में 1 साल का है। आपको बस ये सोचना है कि अगर आप इसका इलाज नहीं लेते हैं तो नी आर्थराइटिस का जो दर्द है वो समय से सिर्फ बढ़ेगा और रिप्लेसमेंट कराने के बाद का जो दर्द है वो सिर्फ समय से कम होगा। तो ऐसा नहीं है कि इंसान ज़िंदगी भर दर्द में रहता है, बट एक रिकवरी का फेज़ होता है, आपको उसको रिकवर करना है और आप उसके बाद अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ पहले के जैसे सब कर सकते हैं। एक सवाल है जो आमतौर पे लोग पूछते हैं आके सर्जरी के बाद कि सर हमारे घुटने रिप्लेसमेंट के बाद घुटने में से टक टक की आवाज़ आ रही है। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और ये कोई घबराने वाली बात नहीं होती है।